गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की अहम खबरों से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। हमें यकीन है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको सबसे पहले बताएं, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। जी हाँ, आज 5 फरवरी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मासूम कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। कराची से खैबर तक और गिलगित से गवादर तक पूरी कौम यकजहती कश्मीर रिवायती जोशो जज्बे के साथ मना रही है और इस सिलसिले में मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से और आम आवाम की जानिब से, शहरियों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले जो मुख्तलिफ पुल हैं, जिनमें कोहाला सर फहरिस्त है, वहाँ पर इंसानी हाथों की जंजीरें भी बनाई जा रही हैं और इस सब का मकसद ये है कि दुनिया को ये बावर कराया जाए कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की सियासी, अखलाकी और सिफारती सतह पर भरपूर हिमायत करती है और आइंदा भी करती रहेगी। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर शोहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खसूसी से खिताब करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से खसूसी पैगाम जारी किए गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में मुतालबा किया है कि भारतीय जबर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के अनमिट जज्बे को दबा नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 70 साल पुराने हक़ खुद इरादियत के वादों का एहतराम करे। अस्करी क़यादत ने कश्मीरियों के नाकाबिले तस्खीर जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़म का आयदा किया है कि कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़ल हमायत जारी रखेंगे। जी हाँ, और आपको इससे मुताल्लिक हमने बताया और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं, मुख्तलिफ तहरीर लिखी जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर तकारीर हो रही हैं। और वैसे तो अगर कश्मीर आवाम पिछले कई दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का शिकार है। भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के बाद जन्नत नज़ीर वादी को जहन्नुम में तब्दील कर दिया गया। हज़ारों कश्मीरी नौजवानों को जेलों में डाला गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत, आज़ादी पसंद कारकुन फर्जी मुकदमात में जेलों और घरों में नज़रबंद हैं। मकबूजा कश्मीर मानों की आबादी का तनासुब कम करना और भारतीय बाशिंदों को आबाद करने की घनौनी साजिश और हथकंडे जारी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के आदाद शुमार पर अगर नज़र डाली जाए तो अब तक तकरीबन 1 लाख के करीब कश्मीरी शहीद हो चुके। 7,200 से ज़ायद नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। 1,15,000 से ज़्यादा मकानात और इमारतें तबाह की गई। 23,000 खवातीन के सुहाग उजाड़ दिए गए। 1,08,000 कश्मीरी बच्चे अपने वालिद के साये से महरूम कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुआविन खसूसी बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आज पाकिस्तानी समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आज का दिन मासूम कश्मीरियों के लिए कहा जाए और पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, ये एक सिंबॉलिक डे बन गया है ओवर द डेकेड्स, जो पूरी दुनिया के अंदर इसको भी मनाया जाता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी डायस्पोरा और पाकिस्तानी डायस्पोरा है और उसके साथ साथ ग्लोबल पब्लिक भी बाहर निकलती है, एक अवेयरनेस की जाती है। क्योंकि हमने देखा है कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप और लीग ऑफ नेशंस में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंसानियत पे जुल्म हुए, तो फिर जो फेलियर्स हुए वर्ल्ड ऑर्डर्स के, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना। और यूनाइटेड नेशंस जब बना तो छोटे छोटे नए सॉवरेन नेशंस बने, मगर सबसे जो उसके पुराने मसले थे पैलेस्टाइन और कश्मीर के, वो आज तक अनरिजॉल्व रहे हैं। और यही वो रीज़न है कि इस तरह के डेज़ अभी भी एक बहुत बड़ा एक रिमाइंडर हैं और एक ग्लोबल कॉन्शियस, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस की शेक करना कि क्या वजह है कि अभी तक कश्मीरियों को वो राइट नहीं दिया गया, जो एक सिंपल सा राइट है, आज़ादी का राइट है। एक किसी ने कब्ज़ा कर ले कोई किसी के 1 इंच के ऊपर भी, तो अगला तो शोर मचाएगा। तो ये तो एक पूरी कौम है जो कि अंडर ऑक्यूपेशन है और जेनोसाइड हो रहा है ओवर द डेकेड्स। तो ये कहना कि जी
जब दोनों ममालिक तैयार होंगे तो तब यूनाइटेड नेशंस अपना गुड ऑफिस यूज़ करेगा। तो दिस इज़ शॉकिंग। एक कातिल, एक रेपिस्ट, एक कब्ज़ा माफिया कभी भी वो चाहेगा कि वो टेबल पे बैठे जब और मतलब कि उन लोगों को ले आए वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को कि वो वहाँ पे या अपना जो उनका कब्ज़ा हटाएं। तो दिस डजंट मेक सेंस। या तो ये इसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करें, ग्लोबल जो पीस और जो रीजनल पीस जो है इट इज़ लिंक टू अ पीसफुल सोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये दिन एक दुनिया के सामने एक लाउड स्पीकर के तौर पर आ रही है कि कश्मीरीज स्टिल एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट एंड दे सीक अटेंशन। बिल्कुल आपने सही। कश्मीर कॉज के लिए हम देखते हैं ना सिर्फ जो वहाँ की आवाम है, कश्मीरी आवाम, बल्कि लीडर सफ़े अव्वल में आके कुर्बानियाँ देते हैं और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं। आपके अपने शौहर यासीन मलिक सालों से कैद में हैं। आपकी जिद्दोजहद हम देखें तो ज़ाती भी है, कौमी भी। इस जिद्दोजहद में हमारे साथ शेयर कीजिएगा सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला आप लोगों के लिए कौन सा रहा? ये तो एक जहाद मुसलसल है, एक तहरीक के साथ। अगर यासीन साहब से शादी का मतलब है पूरी तहरीक के साथ आपकी शादी होती है और आपने उनके गम जो है अपने गले से लगाने होते हैं पूरी तहरीक के, और हिम्मत भी करनी होती है। और आई हैव नो रिग्रेट्स। आई फील ऑनर्ड कि अल्लाह ने मेरी लाइफ में और मेरी वालदा ने भी हमेशा मुझे यही सिखाया कि हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजारता है और हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़े चैलेंजेस होते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे चुने जाते हैं जो बहुत बड़े मकसद के अंदर अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो कहती थी हमेशा जो है इसको पॉजिटिवली लिया जाए और हिम्मत के साथ जो है ऐसी कुर्बानियाँ खुशी से देनी चाहिए कि जान एक बहुत छोटा नजराना है कुर्बानी देने का फॉर सच ग्रेटर मिशंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह my faith in Kashmir's freedom struggle has grown stronger with every moment. Yes, I'm a human being. I do cry. I do feel low. I do feel lonely sometimes. I do get worried being a wife for my husbands कि जिस तरह उनको रखा गया, स्पेशली जब हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो मुझे अक्सर उनका याद आता है कि पता नहीं किस हालत में मेरे हस्बैंड होंगे, क्या उनके साथ सलूक, दवाइयाँ नहीं। डेली ये डेली की वो एक आप समझें कि एक रोग है जो गिफ्ट किया है इंडियन स्टेट ने हम सब लोगों को जो तहरीक के साथ वाबस्ता है। मिशाल मलिक साहिबा, आज बड़ा अहम दिन है कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी शो करने का, उनके साथ अपनायत शो करने का कि हम उनके साथ खड़े हैं। आप हिलाते हाजरा का जायज़ा भी लेती हैं। मुझे बताइएगा, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी के रद्द-ए-अमल से मुतल्लिक आपकी क्या राय है? क्या आप समझती हैं कि आलमी ताकतें कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ कर रही हैं? बदकिस्मती से जो फेलियर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN रेजोल्यूशंस, जेनेवा कन्वेंशंस एंड इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली इन द केस ऑफ कश्मीर एंड पैलेस्टाइन, तो वो एक बहुत बड़ा डेंट है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। एंड वी आर ऑब्वियसली नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि जो ऑक्यूपायर्स, एग्रेसर्स जो हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो जेनोसाइड कर रहे हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको अभी तक अकाउंटेबल ही नहीं किया गया, उनको फोर्सफुली रोका ही नहीं गया। सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मसला गया। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी 2 रिपोर्ट्स आई जो कुछ ये जुल्म कर रहे हैं, डिसअपेयर्ड पर्सनस का, मिसिंग पर्सनस का, अनमार्क्ड ग्रेव्स का, टॉर्चर ऑन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ऑन लीडर्स, ऑन मीडिया पर्सनस, ऑन स्टूडेंट्स, पैलेट्स जो यूज़ की गई। तो बहुत सी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। और फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को भी जिस तरह कश्मीरियों को टारगेट किया गया, तो ये एक इनसे पूछना पड़ेगा हमें कि आज के दिन एक दफ़ा फिर कि क्या आपको एमनीशिया हो गया, आप भूल गए हैं कि आप लोगों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी दुनिया का अमन जो है, जो वो किसी भी तरीके से सैबोटाज होने का ख़तरा भी हो, तो आप उसके अंदर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं इंटरनेशनल लॉ को। और ये तो है भी नहीं इंडियन लॉ के अंडर, बिकॉज दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो आई वंडर व्हाट इज़ द प्रेशर, व्हाट इज़ द फियर कि वो इंडिया की इस ख़ास तौर पे इस RSS रजीम से इतने खौफज़दा है, और जिसका ग्रो कर रहा है नेटवर्क, ना सिर्फ टेरर का, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म विद इन मकबूजा कश्मीर, इंडिया के अंदर भी जो टारगेटिंग माइनॉरिटीज़ की हो रही है, और अब तो ग्लोबल फ्रंट्स पे इनका पूरा जो नेटवर्क है ट्रांसनेशनल टेररिज्म का, वो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये सब जो है मुफाहमत, मुसालहत की बातें करने वाले और ये जो बड़े बड़े जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, ये सब भी इस पर जवाब दें। आप ज़ाती तौर पर कश्मीरी अवाम के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करती आई हैं। मुस्तकबिल में आपकी क्या हिकमत अमली होगी? इस जद्दोजहद को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, आगे लेकर चला जाएगा, मज़ीद मजबूत किया जा सकता है?
देखिए ये तो एक डीएनए में है कश्मीर कॉज मेरी तो, और हम लोग इसको लीड कर रहे हैं और हमारा ख़ानदान इसके फोर फ्रंट पर है। और आई थिंक हाल ही में जो स्पेशली मेरी वालदा की शहादत हुई है, और पिछले 3 इयर्स से, जो कि हमने पहले इतना पब्लिक नहीं किया था क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी, और उम्मीद थी कि मेरी वालदा बच जाएंगी, तो जो उनका टेरर नेटवर्क है और जो उनकी थ्रेट्स हमें आती थी कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अलार्मिंग है कि जो 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 सिंबल्स होते हैं तहरीकों के, उनको चुन चुन के, चाहे वो किसी भी फॉरेन सॉइल पर हों, उनको टारगेट किया जाता है। और मकबूजा कश्मीर में हमारी सारी लीडरशिप को जिस तरीके से साइलेंट कर दिया गया है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ये एक इतना बड़ा एक दहशतगर्दी का नेटवर्क इनका बढ़ता गया है दिन ब दिन कि इसको अगर नहीं रोका गया तो फिर तो ये एक बाकायदा, मैं समझ रही हूँ कि आइडियोलॉजिकल जो आर्मी जो है आरएसएस की में वो तब्दील हो जाएगी, इंडियन आर्मी, और ये पूरी दुनिया में जो चाहेंगे करेंगे और कोई इनको रोकने वाला ही नहीं होगा। और इससे तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा। इस तरह तो पहले कभी भी हमने नहीं सुना था फॉरेन सॉइल पे इस तरह टारगेटिंग ओपनली की जाएगी। दहशतगर्दी में इंडिया जिस तरह बॉम्ब ब्लास्ट, जिस तरह की चीज़ों में टेरर नेटवर्क्स उनके स्पॉन्सर करना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, मगर उसके साथ साथ चुन चुन के जिस तरह वो कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे इवन इन अमेरिका और यूके, यूरोप, तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर वेरी अलार्मिंग। और इसको नहीं रोका गया तो ये तो बहुत बड़ा एक नासूर बन जाएगा दुनिया के लिए, और संभाला नहीं जाएगा। बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक ऐसा नासूर बन जाएगा जो कि फिर नहीं संभाला जा सकेगा। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा आपके कीमती वक्त का। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई शुगर का मरीज है या आप खुद इस बीमारी का शिकार हैं, तो हमारा ये सेगमेंट सिर्फ आपके लिए ज़रूर देखिएगा, मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि शुगर एक खामोश मगर ख़तरनाक बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म को मुतासिर कर सकती है। ये दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला है, और अगर कहा जाए इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक ये शुगर इस वक्त दुनिया भर में 53 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस मर्ज़ का शिकार हैं। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक ये तादाद 40 साल पहले के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी ज़ियाबीतिस के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज़ कर गई है, और एक हालिया तहकीक ये बताती है कि पाकिस्तान में हर 4 में से 1 फर्द ज़ियाबीतिस का मरीज़ है, और ये तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। आज हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे, जानेंगे कि कुदरती जड़ी बूटियाँ और हर्बल तरीके शुगर के मरीजों के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, और क्या कुछ कुदरती इलाज ऐसे भी मौजूद हैं जो बगैर किसी नुकसान के ब्लड शुगर को मतवाजन रख सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट इसहाक फ़ारूक साहब। इसहाक साहब, आपको सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुगर के मरज़ में हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है, ये इतनी ज़्यादा बढ़ने की वजह क्या है आपके नज़दीक? सबसे पहले तो उज़ैर साहब आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक, जो एक बढ़ती जा रही बीमारी, उसको चुना है। आपने कहा कि एक शुगर की बीमारी, मैं माजरत चाहूँगा यहाँ पर कि शुगर कोई बीमारी है ही नहीं। शुगर एक सिम्टम है जिसको हमने बीमारी का नाम दे दिया है, ठीक है। क्योंकि देखें, एक शख्स है, उसको कारोबार में लॉस हो गया, अब उसको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहने लग गया, परेशानी होगी और उसको शुगर हो जाएगी। तो शुगर उसकी अलामत है उस डिप्रेशन की, ठीक है। अगर आपने कहा कि अब ये दूसरा क्वेश्चन था कि ये बढ़ती क्यों जाती है, यानी शुगर से पहले फिर वो डिप्रेशन आपको खत्म करना पड़ेगा, 100% उससे निकलना पड़ेगा। देखें उज़ैर साहब, अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब डिप्रेशन से वापस आए तो उनकी शुगर नॉर्मल हो गई। सही। तो फिर शुगर बीमारी नहीं है। बीमारी कौन सी थी? डिप्रेशन। डिप्रेशन का इलाज करना था तो शुगर नॉर्मल हो जाती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ शुगर के पीछे भागते रहे। दूसरी बात ये कि ये बढ़ती क्यों जा रही है। जब मैंने खाना है पेट भर के और मुरगन गजाएं खानी है, मैंने चिकन भी खाना, राइस भी खाने हैं, और मैंने कोक भी पीनी है जिसके अंदर शुगर ही शुगर होती है, और उसके बाद मैंने चलना नहीं है, बैठ जाना है, ठीक है ना जी। जैसे आप मस्कुलर हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली बात यह है कि आप राइस खा सकते हैं, आप दूसरी चीजें खाएंगे तो आप ठीक है। लेकिन दूसरा शख्स है, हम तो इसलिए वर्कआउट करते हैं ताकि खा सकें। बिल्कुल ऐसा है। तो जब हम खाते नहीं, हमारी दिन भर टेंशनें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारा लाइफस्टाइल जो है ना, लाइफस्टाइल जिस तरह से हम सेडेंटरी होते जा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से ही बढ़ती जाएगी।
दो चीजें जिस शख्स की सही होंगी उसको शुगर कभी नहीं हो सकती। मेरा चैलेंज है, मुझे कुछ साबित कर दे। ठीक है, वो क्या है? जिसकी गट सही हो, मैदा सही हो, दूसरा ये उसका लिवर सही हो, उसे शुगर नहीं कभी हो सकती। ओके डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसमें मजीद इम्प्रोवाइज करूंगी। मेरे ख्याल में उस इंसान को बहुत देर बाद बीमारियां भी छूती हैं, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में उसको भी बीमारियां नहीं होती हैं। मुझे बताइएगा, क्या कुदरती ग़िज़ाएं, हम सुनते हैं ना कि आप हर्बल चीज़ें यूज़ करें बीमारी ख़त्म हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्या सच में ये इतनी इफेक्टिव हैं कि किसी सिम्टम को या किसी बीमारी को ये स्टॉप कर सकें? आप सिर्फ सच में नहीं बल्कि 100% ग़िज़ाएं आपकी और हर्बल चीजें जो है जो कुदरती हैं वही इफेक्टिव हैं, वही आपको बीमार करती हैं और वही आपको तंदुरुस्त करती हैं। तो वो भी बता दीजिएगा। अब देखिए कि मैं हूं, रात के टाइम पर मैंने भिंडी का सालन खाया और साथ मैंने दूध पी लिया, रात को मुझे मोशन लगेंगे। अब यह है कि उसी ग़िज़ा ने मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, बल्कि मैंने जो दूध पिया है साथ उसके साथ मुझे बीमारी आ गई। अगर मुझे ठीक होना है तो वही मैं अगर कहवजात इस्तेमाल करूं तो मैं ठीक हो सकता हूं। कुदरती ग़िज़ाओं से ही इंसान बीमार होता है, लेकिन अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो ठीक रहता है। बाकी रहेगी बात, अगर शुगर के रिलेटेड बात की जाए तो जो भी शख्स ज्यादा स्पाइसी चीजें खाता है, एसिडिक चीजें ज्यादा खाता है, उसकी गट खराब होनी ही होनी। मैंने जैसे पहले कहा, ठीक है जी, क्योंकि गट में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग़िज़ा स्पाइसी चीजें नहीं है। जब वो बीमार होंगे तो आपके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। किसी को भी शुगर होने से पहले आप चेक करके देख लीजिएगा, आपकी फैमिली में होंगे, उनके 100% मैदा खराब होगा, गैस रहती होगी, उनका जिगर खराब होगा, एसजीपीटी बढ़ेगी, उनको नाजिया फील होगा, खट्टे खट्टे डकार आएंगे और उसके बाद कुछ देर के बाद उनको क्या होगा, मुझे जी शुगर हो गई है। पहले ये दोनों चीजें खराब हुई थी और ये दोनों चीजें किस चीज से खराब हो रही हैं? देसी चीजों से, जो हम ग़िज़ाएं खाते हैं उनसे। अगर हम अपनी ग़िज़ाओं को ही सही कर लें, हम अपने लाइफस्टाइल को ही सही कर लें, तो हम बीमार नहीं होंगे, हमारी शुगर नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये बता दें कि सिम्टम या बीमारी को अगर हम कह लें, इसके रिवर्सल की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनको लेके आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह की वो जड़ी बूटियां हैं? तिब में इसका क्या इलाज है? देखें जी, इलाज है ही तिब में। अच्छा, माजरत चाहूंगा मैं कि ये कोई एलोपैथिक या किसी चीज के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर बीमार होगा ना, यहाँ पर बड़ा दावा कर रहा हूँ कि हर्ब में है। हाँ जी, कि मैं मुझे अगर यहाँ पर बैठे हुए कुछ हो जाए ना, तो मुझे उठा के सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। हमारे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, उन्हीं के पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त। लेकिन शुगर को आप देख लें कि शुगर अगर किसी को हुई है तो उसे क्या दिया जाता है? शुगर की टैबलेट, इंसुलिन, दो ही चीजें दी जाती हैं। जबकि ये सिर्फ आप उसके ब्लड के अंदर शुगर को नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन जिस वजह से उसको शुगर हुई थी उसकी दवाई कोई मुझे एक डॉक्टर बता दे जो देता हो। बीमारी की जड़ को नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है जी, पूरी जिंदगी क्या होता है, एक बिजनेस बन गया कि आपने सुबह को मेडिसिन ली है तो शाम को भी लेंगे। लेकिन अगर आप उसके देखें, टाइप 1 जो है आपकी शुगर है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके जो लबलबा गया है उसके जो आइसोलेट सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन इम्यून सिस्टम को डॉक्टर कहते हैं, मैं नहीं कहता, ठीक है, ये तो रिसर्च है ना, कोई डिनाई नहीं कर सकता ऐसे। टाइप 2 क्या है कि आपके अंदर इंसुलिन कम पैदा हो रही है या थोड़ी सी पैदा हो रही है, लेकिन आगे आपके सेल्स दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, उनके अंदर जज़ब नहीं हो रहा और जो शुगर आपकी हजम नहीं हो रही। लेकिन अगर आपका डॉक्टर ये कहें भी कि ये दोनों बीमारियां हैं, इम्यून सिस्टम आपका खराब हो गया उसने, और दूसरी शुगर जज़ब नहीं हो रही, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट कोई भी नहीं कर रहा, तो तब हम ये कहें जी कि इसके अंदर एलोपैथिक में इलाज है, तो कतई नहीं। शुगर बढ़ती क्यों जा रही है कि लोग एलोपैथिक के पास ही पहले जाते हैं और उससे जाके शुगर के इलाज करना शुरू कर देते हैं। जब उनके अंदर बिल्कुल इंसुलिन पैदा बंद हो जाए, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें देसी दवाई। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब खुद को ये भी नहीं देखते ना कि क्या मामला है, आपकी डाइट किस तरह की है जिसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा प्रोवोक हो रही है। मुझे ये बताइए, कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि कुदरती ग़िज़ा की अगर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो आपका गट खराब हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो उसके रिपेयरिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। कॉम्बिनेशन डाइट का किस तरह होना चाहिए? पूरी डाइट आपको कैसे मैनेज करनी चाहिए कि आपका जो ब्लड के अंदर इंसुलिन है, ग्लूकोज है, वो बैलेंस्ड रहे? देखिए, जब बात यह है कि हर इंसान की लाइफ अलग है, उसका काम करने का अंदाज अलग है। एक बंदा है वो सुबह से जाता है शाम तक बैंक में बैठा रहता है, अगर वो उस वक्त भी राइस नहीं छोड़ता, स्पाइसी चीजें नहीं छोड़ता, नान चने नहीं छोड़ता, ठीक है जी, हलवा पूड़ी नहीं छोड़ता,
तो 100% उसका हाजमा भी उतना ही रहेगा। और खाना फिर ये है कि कंसेप्ट हमारा क्या है कि मैं जितना ज्यादा खाऊंगा मुझे ताकत आएगी। ज्यादा खाने से ताकत नहीं आती, हजम करने से ताकत आती है। वो बेशक आपने थोड़ा भी खाया हो, एक मजदूर है, वो बंदा है, उसको कहें जी कि वो 5-5, 6-6 रोटियां खाता है, लेकिन वो काम करता है तो उसके बाद वो हजम कर लेता है, उसको कोई बीमारी नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी आपने कम खाना है, तो मजदूरों के पास गोश्त नहीं होता, ठीक है ना, मजदूरों के पास डेली उनके पास चने, राइस, हलवा, पूड़ियां नहीं होती, वो सिंपल रोटी होती है, लेकिन तंदुरुस्त क्यों होते हैं कि वो हजम कर लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने आपको दिया वो खाएं, सभी चीजें खाएं, लेकिन उसका पोर्शन कम रखें और उसको हजम करें। अगर आप हजम नहीं आपको हो रहा ना, तो उसकी आप मेडिसिन करें, उसकी ट्रीटमेंट मुराद ये है कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें। 100%। ठीक है। अगर एक बंदा 10 घंटे बैठा ही रहता है, बैंक वालों को खासकर ये प्रॉब्लम जो दूसरों को, बिजनेसमैन क्यों होते हैं, इधर से कुछ आया वो खा लिया, बोतल पी ली, चाय पी ली, खाना खा लिया, फिर उसके बाद बैठे हैं तनूरा यहाँ तक निकला हुआ और बैठे यूं करके, शुगर और ब्लड प्रेशर तो होना ही होना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साग साहब, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में आपने इस हमारे मौजू पर डिस्कशन की और यकीनन लोगों को जो है वो सही रास्ते पे लाने की कोशिश भी की है अपनी बातों से कि जनाब जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उससे निकलें और जो कुदरती अशिया उनका इस्तेमाल करें, जो खाएं उसको हजम करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, यही मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मासूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी के बारे में शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब कहा है। कश्मीर का चमन जो मुझे दिल पजीर है, इस बाग़े जां फ़िज़ा का ये बुलबुल असीर है, विरसे में हमको आई है आदम की जायदाद, जो है वतन हमारा वो जन्नत नज़ीर है। जी हाँ, कश्मीर दुनिया भर में मौजूद एक खूबसूरत वादी है जिसमें दरख्तों की हरियाली, पहाड़ों की बुलंदी, लहरों की रवानी, बहते झरनों की नगमारेजी, मेवों और नेमतों की फरावानी को खूबसूरती से महसूस किया जा सकता है। हसीन और जमील आबशारों की झुरमट में सरसब्ज वादी कश्मीर अल्लाह ताला के तख्लीक करदा खूबसूरत और कुदरती नज़ारों में एक शाहकार है जिसमें फूल फल, पौधे, चरिंद परिंद, पहाड़ों और नहरों के दिलकश नज़ारे दुनिया में जन्नत का एहसास दिलाते हैं। क्या बात है। इस जन्नत नज़ीर वादी के खूबसूरत कुदरती मनाजिर से मुताल्लिक देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। कश्मीर जन्नत नज़ीर ये वादी अल्लाह ताला के तख्लीक करदा खूबसूरत तरीन शाहकारों में से एक शाहकार है। सरसब्ज़ो शादाब और फूलों से लहलहाती हसीनो जमील वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरती में लिपटी पुरकशिश झीलें, चश्मे, मौसमों के दिलकश नज़ारे, मेवों और नेमतों की फरावानी कश्मीर को पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम और हैसियत देती है। कश्मीर की बेशबहा खूबसूरती को देखकर ऐसा गुमा होता है जैसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा उतर आया हो। गर्मी का मौसम हो या सर्दी और बर्फबारी, कश्मीर के इलाके कुदरती हुस्न और दिलकशी में अपना सानी नहीं रखते। वादिये कश्मीर हर मौसम में मुनफरिद नज़ारा पेश करती है। इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ खींचे चले जाते हैं। ये तो आपने मुलाहिजा किए इस रिपोर्ट के अंदर कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे जो कि हर आने वाले सयाह को अपना असीर बना लेते हैं। कश्मीर की सकाफत का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो कश्मीर की हसीन वादी दिलनशीन रिवायात और तारीख़ी सकाफत की हामिल हैं। कश्मीर के रिवायती और सकाफती खानों में गोश्ताबा को मुनफरिद और खुसूसी अहमियत हासिल है और कहा यह जाता है कि 14वीं सदी में वस्त एशिया से कश्मीर की तरफ हिजरत करने वाले अफराद ने इसे मुतारिफ करवाया। कश्मीर के रिवायती खाने गोश्ताबा के हवाले से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Have a look. कश्मीरी रिवायती डिश गोश्ताबा तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। पहले मरहले में गोश्त को कूटा जाता है, फिर उसमें मसाला जात डालकर गोश्त की गोल गोल टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। कुछ देर पानी में उबालने के बाद गोश्ताबा को निकाल लिया जाता है। मार्केट से पहले गोश्त लाते हैं, उसके बाद इसको कूटते हैं, कूटने के बाद इसमें छोटे गोश्त की चर्बी डालते हैं, फिर मसाला काली मिर्च और मोटी इलायची डाल के फिर इसको बनाते हैं, बना के फिर उबाल के फिर इसको फ़रोख्त करते हैं। कश्मीरी गोश्ताबा जो है कश्मीर की रवायती डिश है और ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हमारे घरों में, शहर में, होटलों पे ये कसरत से बनाई जाती है और इसका टेस्ट ही माशाल्लाह ऐसा होता है कि ये हर घरों में तैयार की जाती है और हमारे शादी ब्याह जो होते हैं उसकी तकरीबात इसके बगैर अधूरी होती है।
गोश्ताबा की पकवाई के लिए दूसरे मरहले में घी, दही और दीगर मसालाजात का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीरी रिवायती डिश गोश्ताबा का इस्तेमाल शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में खास तौर पर किया जाता है। अपने मुनफरिद जायके के बायस कश्मीर के रिवायती खानों में गोश्ताबा को मुनफरिद मकाम हासिल है। क्या बात है, इतना मजेदार खाना और गोश्त को तो वैसे ही देख के कोई भी इंसान कहीं ना कहीं थोड़े चलाए जाते हैं कि वो इतना लेकिन टेस्ट टेंडर भी होगा, होगा। मैं कहता हूँ क्या बात। बिल्कुल। और आगे चलते हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ISPR की जानिब से खसूसी नगमा जारी किया गया है। नगमे को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का उन्वान दिया गया है। नगमे को मारूफ गुलकार अहमद जहांजेब ने गाया है। इसके बोल इमरान रजा ने लिखे हैं, जबकि नगमे की धुन आफान सलीम और कामरान उल्ला ने तरतीब दी है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताते हैं कि मुल्क भर में मौसम किस तरह का रहने वाला है और किन किन इलाकों में बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में कहाँ बर्फबारी के इम्कानात हैं, तो ये हमें बताएंगी नजफ राजा। नजफ बताइए। आइए आपको वेदर समझाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोखार में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -7 और ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब जिक्र कर लेते हैं जन्नत नजीर वादी आज़ाद कश्मीर का, जहां मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम टेम्परेचर 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर में कम से कम पारा -2 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और बादलों का बसेरा रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। अब नजर डालते हैं सवात पर, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर -5 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, दीर, सवात समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब रुख करते हैं पंजाब के मौसम की तरफ, जहां ज्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं। वहां पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं। मुल्तान में पारा कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। और अब सुबह बलोचिस्तान का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं, जहां अक्सर अजला शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। कलात में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। रोशनियों के शहर कराची में दर्जा हरारत कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 13 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है।
महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की है। मुल्क भर में जारी रहने वाले मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। बागों के शहर लाहौर का जिक्र कर लिया जाए तो यहाँ पर सड़कें वसी होने के बावजूद ट्रैफिक मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। सिक्योरिटी कैमरों की मदद से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों ई चालान हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, मगर ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक को कंट्रोल करने में आज भी नाकाम क्यों हैं और ट्रैफिक के महकमे में किन इस्लाहात की ज़रूरत है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट जो कि आयशा ने, सुनो न्यूज़ की नुमाइंदा ने बनाई है। हैव अ लुक। ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला है और दुनिया भर में इसका सामना किया जा रहा है। इसी तरह लाहौर में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम मौजूद हैं DIG CTO अतहर वहीद के ऑफिस में और आज हम इनसे जानेंगे कि वो ट्रैफिक को किस तरह मैनेज कर रहे हैं और उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DIG डॉक्टर अतहर वहीद साहब। तो आइए अब हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने ये ओहदा संभाला। और अब हमें ये बताइएगा कि जब से आपने ये ओहदा संभाला है तो आपने लाहौर ट्रैफिक के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं? मैं ख्याल लाहौर में इट इज़ एन ऑनर टू सर्व लाहौरीज़। लाहौर पुलिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन पाकिस्तान। चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा लाहौर में हैं, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा ट्रैफिक वो मिस मैनेजमेंट इन ट्रैफिक की जो कंजेशन है उसको एड्रेस करना है, ट्रैफिक इश्यूज़ को एड्रेस करना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो लाहौरीज़ के लिए भी यही है और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी यही है, तो उसको एड्रेस कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन अभी चल रहा है, फर्स्ट क्लीन देन क्लियर। पहले सड़कों को हमने साफ़ करना है, इंक्रोचमेंट से पाक करना है और फिर ट्रैफिक की कंजेशंस को बेहतर करना है। अभी हमारे ऑपरेशंस में तकरीबन 1200 ऑपरेशंस हमने किए हैं इन लास्ट 28 डेज़ और उसके ऊपर फिर बहुत सारे ट्रैफिक कॉम्बिंग के ऑपरेशंस में हमारी मेन आरटीज़ अभी आलमोस्ट क्लियर हैं, जो मेन रोड्स हैं लाहौर की। अभी नेक्स्ट फेज़ में हम वी हैव आइडेंटिफाइड इवन 12 मेन मार्केट्स, जो बड़ी मार्केट्स हैं लाहौर में, स्टार्टिंग फ्रॉम अनारकली, शाह आलम मार्केट, हाल रोड और ये वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, उसके ट्रैफिक इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी प्लान्स बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमने 1 मंथ उनको एड्रेस करना है 12 मार्केट्स को, मेन जो मार्केट्स हैं, ताकि ये एक थॉट आउट प्लान है फॉर 3 मंथ्स। उसके अंदर बहुत सारी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के लिए भी हैं, बहुत सारी स्ट्रिक्ट मेजर्स भी हैं, कुछ ऐसी इंटरवेंशंस हम ये कर रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड सेफ्टी को भी लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। हम कहते हैं कि दोनों बाइक के ऊपर बैठे हुए शख्स पहने मोटर हेलमेट, ताकि दोनों की हेड इंजरी से सेफ हो। लोग कहते हैं कि ये पहले कभी नहीं हुआ, फिर कहते हैं कि ये औरतें कैसे पहनेंगी, बच्चे कैसे पहनेंगे, ठीक है। और हम कहते हैं कि जी ये इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल 2 पीपल। इवन पिछली सीट के ऊपर भी मैंने ऐसे एक्सीडेंट्स भी देखे हैं जो इवन फर्स्ट अगर सीट वाले ने सीट बेल्ट पहनी हुई है ड्राइवर ने और फर्स्ट सीटर ने पहनी हुई है, मैंने कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स में जो पीछे से जो 3rd सीट के और 4th सीट के बैठे हुए बंदे भी स्क्रीन के साथ जाके लगे और फौत हुए हैं। तो वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़ाहिर है लिमिटेड है, ऐसी इंटरवेंशंस पहले नहीं की गई। इवन इट शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली आई थिंक, जिसके ऊपर हमें करने की ज़रूरत है, चाइल्ड सीट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है लाहौर में। उन लोगों ने तो फ्रंट सीट पे बच्चों को बिठाया हुआ फ्रंट में, किसी ने तो इवन ड्राइविंग सीट पे भी बिठा देते अपनी गोद में भी, वो उसकी एक सुपरलेटिव एक डिग्री है। तो बिहेवियर चेंज करना जो है ना वो रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है। फिर बिहेवियर चेंज करने में जो हमारे ओपिनियन लीडर्स हैं उनका बड़ा किरदार है। तो वी स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, कम्युनिटी लेड प्रोग्राम। वन इज़ कॉल्ड
ट्रैफिक वॉलंटियर्स, जिसमें यंगस्टर्स को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द मैसेज अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। द सेकेंड इज़ द रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है हेलमेट ख़रीदने के लिए, तो मैंने कहा कि जो 50 हेलमेट्स तकसीम करेगा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, वी विल अवॉर्ड ए रोड सेफ्टी एम्बेसडर सर्टिफिकेट टू हिम। तो सर मैंने भी देखा कुछ दिन पहले आपकी तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 2 घंटे जो है वो ट्रैफिक चालान फ्री होगी, तो इसका क्या मकसद है और क्या ये पूरे लाहौर में एक ही टाइम पे 2 घंटे फ्री होती है? नहीं, उसमें ये है कि टाइम? मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, एक तो ये कि कभी भी किसी भी जत्थे की शक्ल में ट्रैफिक वार्डन्स लोगों को नहीं रोकेंगे। नो चालान टाइम ये रखा है कि इनका फोकस ट्रैफिक रेगुलेशंस के ऊपर। अच्छा, ये पूरे लाहौर में एक टाइम पे नहीं है, हर सिटी डिवीजन्स और जितने भी हमारे सर्कल्स हैं उनको मैंने कहा कि आपने अपनी मर्ज़ी से 2 घंटे चूज़ करने हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का जो इशू रहता है। लाहौर को अगर देखा जाए तो इसकी जो वर्किंग डे को इसके 2 हिस्से हैं। एक फ़र्स्ट डे है जो फर्स्ट शिफ्ट हम कहते हैं, उसमें मार रोड और आपकी मार्केट्स भरी होती हैं। ये 5 बजे तक मैक्सिमम फ़्लो होता है जो आपको नज़र आता है यहाँ पे मार रोड वाली साइड पे। अच्छा, ये फिर शिफ्ट हो जाता है ये जौहर टाउन वाली साइड पे, कैनाल के ऊपर, ख़ास तौर पे लिबर्टी और इन एरियाज़ के अंदर ये शाम के वक्त या रात के वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अब इसलिए एक टाइम नहीं दिया जा सकता, हर एक सर्कल के लिए अलग से टाइम है। डीएसपी साहब को मैंने डिसाइड किया। सेकेंडली, हमारा ऑब्जेक्टिव चालान करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक को रेगुलेट करना है। ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव है आई थिंक। और मैं तो ज़्यादातर अपने ऑफिसर्स को अनाम जो देता हूँ वो लोगों की खिदमत करने पे देता हूँ। अगर कोई लावारिस बच्चे मिलते हैं उनको मिलाने पे फैमिलीज़ के साथ, अगर अबंडेंट लोग हैं, कोई बेचारे होमलेस हैं। इसी पे सर हमारे पुलिस खिदमत सेंटर भी बने हैं जो कि लोगों को मिलवा भी रहे हैं। हाँ, वो हमारे पूरी एक ऐप भी है, मेरा प्यारा ऐप के नाम से। हमारी नॉर्मल ड्यूटीज़ जितनी मर्ज़ी हम करते रहें, जितने मर्ज़ी चोर डाकू पकड़ते रहें, लेकिन जब तक शहरियों की खिदमत नहीं करते और वो खिदमत नज़र भी आनी चाहिए। लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ कि जी ड्रामा बंद करें, ये करें। मैं कहता हूँ कि ये ड्रामा भी है तो मुझे ये ड्रामा भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। सर वैसे हमने देखा है कि ड्रामा हो तो वो देखें, बात करने की ये है कि अगर किसी शहरी की आप हेल्प कर रहे हैं, किसी बच्चे की आप हेल्प कर रहे हैं, उसको आप उसकी फैमिली के साथ कनेक्ट कर रहे हो, हाउ इट कैन बी ए ड्रामा, यू नो। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसा। इट इज़ द रियल थिंग। और इसके ऊपर जो पीएचपी के अंदर भी मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और उधर एक ऑपरेशन उसे अलहुब के नाम से रमज़ान में हमने शुरू किया था कि जो बंदे ऐसे जो हैं जो अबंडेंट हैं सोसाइटी में, जो फुटपाथों पे लेटे हुए हैं, उनको अपने पुराने कपड़े दो, उनसे पूछो, उनको फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट करवाओ। पुलिस हो या फ़ौज हो, सरकार का कोई भी अदारा हो, रियासत का, इसका मकसद सिर्फ एक ही है, द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इसका और कोई मकसद नहीं है। तो सर हमने देखा है जो फिरोज़पुर रोड पे भी और वैसे भी ग्रीन लाइन जो बनाई जा रही है जिसको डायमंड लाइन कहा जाता है, तो वो किस लिए है? क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये बनी किस लिए है। वो एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें सेग्रीगेशन कर रहे हैं, मोटर बाइक के लिए अलग से सड़क बनाई हुई है ताकि मोटर बाइक जो इस तरह मच्छरों की तरह फिरते हैं, ठीक है ना, और फिर वो टकरा जाते हैं। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट मोटर बाइक की वजह से ही होते हैं। तो वो उनको एक डिसिप्लिन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ पायलट, और उसको रेप्लिकेट करेंगे पूरे लाहौर के अंदर, ताकि मोटर बाइक्स के जो हमारे बाइक चला रहे हैं उनको पता हो कि ये ग्रीन लाइन इज़ देयर एरिया, और फिर गाड़ी वाला, रिक्शे वाला उधर नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो उसको चलाना होगा, अगर ये उस लेन में नहीं जाएंगे तो इनको चलाना होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी पंजाब काबीना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बाइक की जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर जो है वो होगी, तो क्या इस पे इम्प्लीमेंट होगा, और अगर इम्प्लीमेंट होता है तो क्या फ़ायदा होगा इससे हमें? देखें, इम्प्लीमेंट तो 100% होगा इन ए वे कि एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है, कुछ होती हैं इमीडिएट इंटरवेंशन, कुछ मीडियम टर्म होती है, ये लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन है बाय द गवर्नमेंट। और ये तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको ये डायरेक्शन जाएगी और इसका तो इनबिल्ट फीचर होगा। तो जब वो मोटरसाइकिल बनेगा ही ऐसा तो उसको इम्प्लीमेंट करना तो फिर इजी होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे अभी 230 के करीब जो स्पीड चेकिंग कैम्प्स भी हैं सेफ सिटी के ना, और इसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसको किस तरह से उसकी इन्फोर्समेंट को किस तरह बेहतर किया जा सके। स्टेप बाय स्टेप आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन जिससे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं।
तो सर ये बताइएगा कि अमारा अतर साहिबा जो आपकी अहलियाँ हैं वो पहले रह चुकी हैं CTO, तो बताइएगा कि कोई प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि उनके दौर में जितने लाइसेंस बने हैं ना पहले कभी भी नहीं बने, और जो उन्होंने काम किया रात के 2 बजे भी अगर उनको पता चलता था कि ट्रैफिक की रवानी ठीक नहीं है तो वो चली जाती थी, तो कोई प्रेशर। शी इज़ माई प्राइड, और हम तो पहला कपल है पुलिस सर्विस में आए, और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि हमारी शादी के 6 साल बाद उसने CSS किया था, राइट। और मैं तो ख़ुद प्रमोट करता हूँ वेमेन एम्पावरमेंट को, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं, अब उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं। और मैं तो वैसे 6 साल सीनियर भी हूँ और DIG की पोस्टिंग पे हूँ, चौथा साल है मेरा जो DIG बने हुए। तो लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा सा हर एक इंसान की एक स्ट्रेटजी फ़र्क होती है। आई हैव मोर एग्रेसिव स्ट्रेटजी विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग जॉब, और उसमें मैं जितने भी ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ऐसा कि बलडोज़ करे, एक दफ़ा सही करके दिखाएं। पुलिस का ये ज़िम्मेदारी है। उन्होंने बड़ी अच्छी इंटरवेंशंस ली हैं, और अभी आप देखेंगे 26% लोग अगर कम फौत हुए हैं लाहौर में, तो आई थिंक ये उनकी और उनकी टीम की काविशों का नतीजा है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, हमने CTO साहब से बात की और उनका यही कहना था कि ट्रैफिक को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। उनके बहुत से प्लान्स हैं इसको लेके, लेकिन इन सब को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए शहरियों का ताउन भी बहुत ज़रूरी है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि जितने लास्ट ईयर में और अब लाइसेंस बने हैं, इससे पहले पिछले कई सालों में कभी भी नहीं बने, तो आप लोगों का ताउन करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मज़ीद सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब, आपने सुना CTO साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। हम उम्मीद करते हैं इस पर अमल दरामद भी हो, और ख़ास तौर पर जो चालान्स पे फोकस होता है ना ट्रैफिक वार्डन्स का, उससे निकलकर ट्रैफिक के फ़्लो को अगर बेहतर बनाया जाए तो वो ज़्यादा कारआमद होगा शहरियों के लिए भी। शहरियों को मुश्किल परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा, बर वक्त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। और वैसे भी ये जो ट्रैफिक के महकमे में कुछ इस्लाहात की गई हैं, ये ज़रूरी भी थी ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और दूसरी भी फैमिली को महफूज किया जा सके। नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, हर इंसान खूबसूरत और स्मार्ट नज़र आना चाहता है। इसके लिए बाज़ लोग सख्त डाइटिंग का सहारा लेते हैं, तो कुछ लोग जो है वज़न कम करने के लिए जो है एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपनी स्किन को ग्लोइंग और तरोताज़ा बनाने के चक्करों में तरह तरह के टोटके भी आजमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता ये है कि जिल्द को नुकसान पहुंचता है। सवाल ये है कि सिर्फ महंगी क्रीम्स और डाइटिंग ही खूबसूरती आपकी बरकरार रख सकती हैं, आपको खूबसूरत दिखा सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं? तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि खूबसूरत और तरोताज़ा जिल्द के साथ साथ स्मार्टनेस कैसे हासिल की जा सकती है, और वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें इन ख्वाबों को हकीकत बनाने से रोकती हैं। तो मेरा ख्याल है ताख़ीर नहीं करते ज़्यादा, हमारे साथ मौजूद हैं 2 ऐसे मेहमान जो कि ना सिर्फ अपनी फील्ड में माहिर हैं बल्कि ज़िंदगी के सफ़र में भी एक साथ हैं। और हमारे साथ मौजूद है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब और उनके हस्बैंड लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर तनवीर अब्बास साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ज़रा ये बता देना कि देखें, एक तो $1 मिलियन की इंडस्ट्री है ब्यूटी की, ठीक है, और उसके अलावा आजकल हर कोई स्मार्ट होना चाहता है और क्रेजी है इसके पीछे। आप लोगों ने क्या प्लान किया कि घर की बात घर ही रहे, बाहर ना जाए? हम मिल के इसको केटर करते हैं। हमारे साथ भी सीक्रेट्स जो हैं शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, ऐसे हुआ कि हमारी फील्ड्स बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट की थी और तनवीर जनरल सर्जरी कर रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हुआ कि मैं डर्मेटोलॉजी में चली गई और ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आ गए। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की एक ब्रांच पेरेटिक सर्जरी है। तो मुझे लगता है कि इट वाज आवर डेस्टिनी, हम इवॉल्व हो के दोनों ही का जो फील्ड था वो एक बन गया। मैं एस्थेटिक्स में चली गई और ये मोटों को पतला करना शुरू हो गए। तो जैसे ही ये सर्जरी करते थे, पेशेंट थोड़ा स्लिम होना शुरू होते थे, तो फेस पे एजिंग आने का वो शुरू हो जाता बिल्कुल, रिंकल्स पड़ना। तो वो फिर मेरे पास पेशेंट्स आते थे कि अब हमारा कुछ करें। अच्छा, शफल करते हैं आप लोग पेशेंट, जबरदस्त, वाओ व्हाट अ बिजनेस। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी जाने पाना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि परसेंटेज पे बात करते हैं कि कितना वज़न ख़वातीन में ज़्यादा हो तो वो ओबेसिटी के अंदर आता है और मर्द में कितना ज़्यादा हो।
और ये जो पर्सपेक्टिव है, खूबसूरती का म्यार हम समझते हैं कोई पतला नज़र आए हमें और गोरा नज़र आए तो ये खूबसूरती का म्यार है। एक तो इस पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस आपने किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कितने % वेट ज़्यादा होगा तो हम समझेंगे कि इनको अब बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है, हेल्प लेनी चाहिए। तो परसेंटेज में बताना मुश्किल है क्योंकि इसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है। एक एब्सोलूट वेट इन एवरी पेशेंट हम इस तरह नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपके कद के मुताबिक आपका वज़न 40 किलो ज़्यादा है, ठीक है, आपके कद के हिसाब से जो वज़न होना चाहिए उससे 40 किलो ज़्यादा है, चाहे आप मर्द हैं या खातून हैं, और आप मल्टीपल टाइम्स डाइट एक्सरसाइज की हेल्प लेने के बावजूद वज़न कम नहीं कर पा रहे, तो आपको चाहिए कि आप बेरियाट्रिक सर्जरी की हेल्प ले लें। ठीक है। डॉक्टर तनवीर, हमें ये भी बताएं, बड़े लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा जो हमें देख रहे होंगे कि ये कितने की सर्जरी है, कितना इस पर आपका खर्चा आ जाता है और इसके अलावा कितना वक्त लगता है और जिसमें आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली खर्चा इस पे काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, लाखों में खर्चा आता है, हज़ारों की सर्जरी ये नहीं है। सही। दूसरा, ये सर्जरी ऐसी है कि इसको फॉलो करना होता है, पूरी ज़िंदगी का फॉलो अप है इसके अंदर। जिस सर्जिकल टीम ने आपकी सर्जरी की है पूरी ज़िंदगी के लिए आपने उससे जुड़े रहना है। मल्टीवाइटमिन्स, न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद डाइट, एक्सरसाइज, ज़िंदगी में वापस आपने शुरू कैसे करना है ताकि वहाँ स्टे कर सकें। सही। तो जो बेनिफिट्स हासिल हुए हैं वहाँ स्टे कैसे कर सकें, तो इसलिए ये थोड़ा महंगा काम है। सिर्फ सर्जरी नहीं है इसमें, सर्जरी के बाद फॉलो भी बहुत लंबा अर्सा चलना है। ओके ओके, नंबर 1। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंजा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह एक म्यार है हमारी खूबसूरती का, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि आप पतला हों और दूसरा आप गोरे हों, दैट मीन्स आप खूबसूरत है और बेइंतहा खूबसूरत हैं। मुझे ये बताइए, ज़्यादा आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनको क्या कॉन्शियसनेस होते हैं, क्या किन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं? जी, सबसे पहले अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लोग वाकई हेल्दी स्किन की तरफ आना चाहते हैं। वो कहते हैं दे आर कंफर्टेबल इन देयर कॉम्प्लेक्शंस। वो कहते हैं हमें जो भी अल्लाह ने कॉम्प्लेक्शन दिया है वो ठीक है, लेकिन उसमें ग्लो होना चाहिए, हेल्दी स्किन होनी चाहिए, फ्लॉलेस स्किन होनी चाहिए। हाँ, एक अभी भी गोरापन का एक वो है कि हम गोरा होना चाहते हैं, लेकिन अवेयरनेस हम यही देते हैं और एजुकेट यही करते हैं कि जैसे ही आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होती है आप 1 to 2 टोन खुद ही लाइटर हो जाते हो, क्योंकि जैसे ही स्किन का टेक्सचर फ्री स्किन होगी, पोरलेस स्किन होगी तो बिल्कुल ब्राइटन लगेगी। तो काफ़ी अब अवेयरनेस भी आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के डिफरेंट चैनल्स के थ्रू लोग हेल्दी स्किन की तरफ आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ट्रीटमेंट्स भी हैं और मेडिसिन भी हैं, दीगर चीज़ें हैं इसके अंदर। ये बताइए कि अगर डाइट की बात करें तो कौन सी ऐसी डाइट है जो कि आपकी स्किन पे उसका बड़ा असर नज़र आता है, आपकी स्किन में बड़ा ग्लो आता है, या वो लेनी चाहिए, आप रेकमेंड करें? जी बिल्कुल, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि ओमेगा 3, विटामिन सी, विटामिन ई एंड जिंक। ये जिस ग़िज़ा में होंगे वो आपकी स्किन को एंटी एजिंग भी देगा, उसको फ्रेशनेस भी देगा, ग्लो भी देगा। अब ओमेगा 3 की बात करें तो फ़िश में ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। फ़िश आपको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर लेनी चाहिए। विटामिन सी आपको अपने सारे सिट्रस फ्रूट में मिलेगा, बेरीज में, आजकल शहतूत आने वाले हैं, शहतूत में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है, वो लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ डार्क चॉकलेट जो है उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को और सेल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है और सेलिब्रिटीज़ का सीक्रेट है। अगर अच्छा, आप अक्सर ये तो आप बड़ा आज एक जो सीक्रेट है ना वो हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। बिल्कुल, अगर आप हॉलीवुड या डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज के सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे तो वो मॉर्निंग में नाश्ते के साथ डार्क चॉकलेट ज़रूर लेते हैं। तो ये एक बहुत एंटी एजिंग है। और डार्क चॉकलेट इसके अलावा आपके दिल के आर्ज़ों से भी आपको बहुत बचाता है, आपकी खून की शरेयानें जो है उसको साफ़ करता है। तो डार्क चॉकलेट ज़रूर खाएँ, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एंटी भी है और आपको पसंद भी आएगा। इसी सवाल के साथ, इसी डार्क चॉकलेट के साथ मैं आपकी जानिब आता हूँ। ये हम देखते हैं कि जिम में कुछ प्री वर्कआउट के तौर पे भी डार्क चॉकलेट का यूज़ करते हैं, शायद वो इसलिए कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। जी, ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो सिर्फ स्किन में नहीं बढ़ेगा, सारे बॉडी ऑर्गन्स में बढ़ेगा, हर तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा आसानी से जाएगा, तो इसलिए लोग ले रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, जिस तरह कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि सिर्फ सर्जरी ही नहीं, सर्जरी के बाद बहुत सारा फॉलोअप और हम डिटेल्स देखते हैं, उस डिटेल्स में क्या होता है? डाइट आप बैलेंस देखते हैं, डाइट को उनको ऑर्गेनाइज करके देते हैं, कौन सी चीज़ें हैं हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सर्जरी से पहले भी एक मुआयना होता है जो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप ज़्यादा लेते रहें अपनी लाइफ में जिसके नुकसानात इस तरह नज़र आ रहे हैं। सर्जरी से पहले भी और बाद में भी डाइट और एक्सरसाइज आपकी वेट लॉस जर्नी का सेंट्रल पिलर है। ओके, अगर इसको आप निकाल देंगे तो कुछ भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। ठीक है। तो जो लोग 250 किलो के हैं, 200 किलो के हैं, वो तो बेचारे वर्जिश ही नहीं कर सकते हैं, तो उनको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, हम पहले अपने पास दाखिल रखते हैं, चंद दिन या चंद हफ्ते
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ताकि हम उनको बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या कुछ मूवमेंट्स करवाएं ताकि उनके लंग्स एक्सपैंड हों और वो और स्ट्रेंथ पता चल सके और स्ट्रेंथ इंक्रीज करे हम उनकी सर्जरी में आने से पहले। जब सर्जरी हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, उसके बाद फिर बिल्डअप करते हैं हम 5 मिनट इन 24 आवर्स हम एक्सरसाइज देते हैं उनको, 5 मिनट की वर्जिश करनी है। फिर जैसे जैसे सिस्टम्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, हम उसको उसी 5 मिनट को 10, 15, 20, 25 पे लेकर जाते हैं। तो वर्जिश प्लस साइकोलॉजिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं ज़रा थोड़ा सा लाइटर नोट पे, कभी प्रोफेशनल आपकी नोकझोंक हुई है, कोई इस तरह का केस हो, कोई पेशेंट हो जो कि बस पड़ ही गया हो आपके गले तो मुझे ये बताएं कि प्रोफेशनल नोकझोंक हुई कभी कि जी मैंने तो अपना काम कर दिया यार, तुमने अपना काम सही तरह से नहीं किया, कभी कोई इस तरह का भी वाक़या हुआ? ये वाक़यात अक्सर हमारे पास होते हैं। अरे वाह। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि पेशेंट सिलेक्शन और महंगा ऑपरेशन होने के बाइस, अब ये इतनी जादुई तरीके से वजन कम होता है कि हर कोई चाहता है हमारा कर दें आप, लेकिन उनको ये नहीं पता इसके साथ जो ऑक्सिलरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। इतनी डेप्थ में पेशेंट को नॉलेज नहीं होता, बस वो चाहता है जल्दी से पतला हो जाए, फौरी तौर पे हो जाए। तो डॉक्टर साहब आप ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप अगर डाइट करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी रेफर करते हैं कुछ पेशेंट्स? डेफिनेटली, जिसका 10-15 kg वजन ज़्यादा है और वो चाहता है नहीं मेरा फ़ौरन से ऑपरेशन कर दो, तो उसको तो चाहिए ही नहीं ना ये, तो हम नहीं करते उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बाजिद हो कि उसने सर्जरी ही करवानी है, तो फिर किस तरह कन्विंस करते हैं? क्योंकि हाँ कन्विंस करते हैं या कहते हैं आप नहीं, फिर उसके लिए बहुत से मिनिमल इन्वेसिव तरीके भी होते हैं। 10-15 किलो किसी का वजन ज़्यादा है तो डाइट एक्सरसाइज करेगा, साथ हम स्मार्ट लाइपोसक्शन कर देंगे, ठीक है, तो वो उसी वक्त ही उसके 5 से 10 इंचेस लूज हो जाते हैं। उसी वक्त बेड पे लेटेगा, जागते हुए करवाएगा, और जब उठेगा तो वो स्लिम हो चुका होगा, लव हैंडल्स खत्म हो चुके होंगे, लोअर बेली फ्लैट हो चुकी होगी। अरे वाह। तो उसको इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है डॉक्टर? पेनलेस है। पेनलेस है, वाह ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा है। कंजा आप भी ज़रा इस पे कमेंट कर दें जो मैंने सवाल किया था डॉक्टर साहब से कि प्रोफेशनल नोक झोंक हुई हो, जिस तरह से आपने बताया कि पेशेंट इनके पास से फ्री होके मेरे पास आ जाता है कि जनाब वजन तो कम हो गया, स्किन लटक गई, ये हो गया, तो कभी आपका ये भी हुआ, आपने कहा कि कंप्लेन की हो आपस में कि देखें मैंने तो अपने हिस्से का काम किया, तुमने अपने हिस्से का काम नहीं किया जी, तो मुझे पेशेंट की बातें सुननी पड़ेगी? अच्छा, मेरा फील्ड थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि अब 60 साल के लोग मेरे पास आते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि मैं 30 साल का हो जाऊं, तो अब मेरे पास वो नहीं है ना, क्लॉक नहीं है कि मैं उनका रिटर्न टर्न कर दूं क्लॉक सारा, लेकिन ये कि हम इस पे बड़ी लंबी कितने साल पीछे ले जाती हैं डॉक्टर कंजा? लेकिन 10 साल पीछे जाया जा सकता है। 10 साल पीछे, ठीक है, लेकिन इससे पीछे नहीं जाया जा सकता। हम स्किन की क्वालिटी पे काम कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा एंटी एजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और इन ग्रेसफुल वे आपको एज करा सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल क्लॉक्स को टर्न नहीं कर सकते। इस बात की जानकारी होनी चाहिए पेशेंट्स को, और इसलिए कंसल्टेशन हमारी कम से कम 30 मिनट्स की होती है। इन सारे फैक्टर्स को उसमें बताया जाता है कि कितनी इंप्रूवमेंट आएगी, हम किन किन एरियाज़ पे काम करेंगे, और आपको फिर ऑब्वियसली ऐसे प्रोसीजर्स में मेंटेनेंस चाहिए। डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल होता होगा क्योंकि जो भी आपके पास पेशेंट आता होगा वो बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आता होगा आपके पास जी, तो 30 मिनट में आप जो है वो तमाम मसाइल का उनके हल निकाल लेती हैं, उन्हें सेटिस्फाई कर लेती हैं, कन्विंस कर लेती हैं उन्हें? जी, हम क्या होता है कि सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं कि लाइक आपकी स्किन केयर जो फाउंडेशन है उसको बेहतर किया जाता है। स्किन केयर जैसी अच्छी होती है, 1 महीने में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड किया जाए और फिर लॉन्ग टर्म लेके चला जाए, तो फिर ऐसे मसाइल कम होते हैं। कुछ तो हो ही जाते हैं, मतलब 100 में से 1 आध केसेस तो ऐसे मसाइल भी हो जाते हैं। और मेरा सवाल भी बड़ी खूबसूरती से आप दोनों ने इग्नोर कर दिया। बिल्कुल पकड़ ना पाए या पकड़ के छोड़ दिया, कुछ ऐसा ही हुआ है। लूज पॉइंट नहीं देना आज। बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी और का, बड़ा अच्छा लगा आपकी आमद से, और इसी तरह हम दोनों का बिजनेस चलता रहे और लॉन्ग टर्म पेशेंट्स भी आपके चलते रहे और इसी तरह हम भी अफादियत हासिल करते रहे। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद एक अहम अफसोसनाक दर्दनाक खबर इसे कहा जाए तो ये आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर के इलाका शुमाली छावनी में घरेलू मुलाजिमा ने नौमौलूद बच्चे पर तशद्दुद किया और घर से चोरी करके फरार हो गई। मुलजिमा साइमा ने 3 माह के बच्चे को महज 3 माह का छोटा सा फूल उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे मारने की कोशिश की। मुतासरा शहरी मतलूब जफर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। वाकई की मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। सुनो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये वाकया क्या है, इसकी तफसीलात क्या है और पुलिस मुलजिमा को पकड़ने में अभी तक नाकाम क्यों है?
जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। शुमाली छोरनी में एक घरेलू मुलाजमा जो थी नौमौलूद बच्चे पर तशद्दुद और घर से चोरी करके फरार हो गई थी और मुलजमा साइमा ने 3 माह के बच्चे को मुंह पर कपड़ा रखकर मारने की कोशिश की थी और FIR के मुताबिक मुलजम जो है वो 2.5 लाख रुपए से जायद मालियत के जेवरात और रकम और दीगर सामान चोरी करके भी ले गई थी और बच्चे के मुंह पर जब कपड़ा रखा उसकी CCTV जो फुटेज है वो भी मंजरे यहाँ पर आ गई थी और मुलाजमा को 3 माह कबल 26,000 माहाना पर घर में मुलाजमा रखा गया था और शुमाली छोरनी पुलिस ने जैव कुआ का दौरा भी किया और वहां से शवाहिद भी इकट्ठे किए और मुतासरा जो शहरी मतलूब जफर है उसकी मदय्यत में नामजद जो मुलजमा साइमा के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजमा की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो टीमें तश्कील देकर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। SP कैंट जो अवैध शफीक है उनका कहना है कि मुलजमा को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि ये जो मुलाजमा थी वो बाकायदा तौर पर ये प्लान के जरिए इसने पहले तशद्दुद किया और वहां से भी रकम लेकर भी फरार हो गई थी और बच्चों पर तशद्दुद करने वाले वैसे भी जो तो रमजान ये बताइएगा कि ये बच्चा मुलाजिमा के पास था और घर में इसके अलावा और कोई फर्द मौजूद नहीं था? जी जब ये वक़ुआ हुआ तो उस वक्त सिर्फ मुलाजमा घर में अकेली थी और CCTV फुटेज में भी ये देखा गया कि मुलाजमा किस तरह उसको तशद्दुद का निशाना बना रही थी और वहां से फिर जब इसको मौका मिला है तो वहां से ये पैसे भी लेके दीगर सामान भी लेके और वहां से ये फरार हो गई थी जिसकी CCTV फुटेज भी मंजरे पे हम पर आई जिसके बाद जो है SP कैंट ने टीमें तश्कील दी और इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं लेकिन अभी तक ये मुलजमा गिरफ्तार नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो है मुलजिमा को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया रमजान, बड़ी अफसोसनाक वाकया था। वाकई में एक मैसेज ये भी पन्हा है कि वालिदैन की सबसे कीमती चीज़ उनकी औलाद होती है, तो आप अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी के हवाले यूं ही मत करें, अपनी निगरानी में रखें और किसी पर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अपनी औलाद के मामले को लेकर। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था, बड़ा दर्दनाक वाकया था और प्रोग्राम से इजाजत लेने का भी वक्त हो गया लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल आपका मूड बेहतर आपका करते चले। तो जनाब, आपने जिंदगी में बहुत सी शादियां तो देखी होंगी लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी अनोखी और शाहाना शादी के बारे में जो यकीनन आपने पहले ना कभी सुनी होगी ना देखी होगी और ये शादी है एक मुर्गे और मुर्गी की। जी हाँ, सही सुना आपने, मुर्गे और मुर्गी की ये शादी है और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जनाब शादी इंतहाई पुरतायुश अंदाज में हुई, तमाम रस्में भी अदा की गई और बड़े भरपूर तरीके से तमाम रस्में यहाँ पर अदा की गई और इसको सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस अनोखी शादी के बारे में बताया जा रहा है कि लाहौर में अंजाम पाई और इस शादी में बाकायदा बारात और दूध पिलाई और मुंह दिखाई की रस्में भी अदा हुई हैं। शादी की तकरीब बाकायदा मैरिज हॉल में हुई है जहाँ मुर्गे मियाँ की बारात ढोल बाजे के साथ फूलों से सजी पेश कीमती गाड़ी में आई। क्या बात है जनाब, मनाजिर कुछ आपको हम वैसे भी दिखा भी रहे हैं, कुछ बता भी देते हैं। हुआ ये कि फिर जब बारात हॉल में पहुंची तो वहाँ पहले से मौजूद मेहमानों ने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए बारात का भरपूर इस्तकबाल किया जैसे कि आम शादियों में किया जाता है। तकरीब में मुर्गी की रुखसती से कबल दूध पिलाई और मुंह दिखाई की रस्में भी अदा की गई। आप गैस करें कितने पैसे मिले होंगे इसमें? मैं यही सोच और किसको मिले होंगे और कहाँ किस तरह किसको मिले होंगे? और आखिर में मुर्गे मियाँ और मुर्गी साहिबा को सजे हुए डरबे में जनाब मुंतकिल कर दिया गया और ये बड़ा एक जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और बड़ी नई चीज़ है जो कि हमने भी देखी है। और आप देखें जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने जनाब जर्क बर्क लिबास पहना हुआ है, नए उन्होंने जोड़े पहने हुए हैं। वैसे ही शादी हुई है जिस तरह आम है। इंसान की शादी होती है, हमारे रिश्तेदारों की शादी होती है। और मैं मुर्गी और मुर्गी के बारे में सोच रही हूँ कि किस तरह उनको तैयार किया गया। इतना खूबसूरत नेकलेस उसने पहना है प्रॉपर तरीके से। ब्यूटिशियन कहाँ से तलाश की होगी कहाँ से हेयर ड्रेसिंग और स्टाइलिंग करवाई गई। लेकिन जो भी है, लोग इस तरह के अनोखे काम करते रहते हैं, एक तो पब्लिसिटी के लिए भी और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत का इजहार भी होता है कहीं ना कहीं जानवरों के साथ। बड़ी मोहब्बत होती है लोगों को, तो वो कोशिश करते हैं कि जनाब अच्छे से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। और कुछ लोग तो अपनी फैमिली का फर्ज समझते हैं, प्यार है, घर के ही मेंबर हैं और उनके साथ इतना प्यार होता है कि उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो नाजरीन, ये था एक अच्छा सा प्रोग्राम, हमने आपका मूड कहीं ना कहीं डाउन किया तो सोचा जाते हुए अच्छा कर दें। तो अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। उम्मीद है आज का शो पसंद आया होगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। कल दोबारा सेम टाइम पे आपसे मुलाकात होगी न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।